3 डेरिवेशंस देखे थे, राइट और नॉट, जिसमें कि आपने देखा कि दोनों जो डेरिवेशंस है उसमें 2 वेव को डायरेक्ट ऐड किया गया। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव की, तो 2 पार्टिकल जो ऑसिलेट हो रहे थे उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। स्टेशनरी वेव में क्या किया, 2 पार्टिकल, ठीक है, उनका जो वेव मोशन अपन ने देखा और उनको डायरेक्ट ऐड कर दिया। दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों आइडेंटिकल थे। पहले वाले में दोनों आइडेंटिकल नहीं थे, एम्पलीट्यूड भी अलग था और फेज एंगल भी अलग था। स्टेशनरी वेव के फॉर्मेशन में क्या है, दो आइडेंटिकल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब वेव का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ सब क्या होना चाहिए, सिर्फ क्या अलग होना चाहिए, डायरेक्शन। तो वैसे ही यहाँ पर अभी आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। फॉर्मेशन ऑफ बीट्स मतलब ये कि 2 वेव मेरे पास है, उन 2 वेव को क्या किया गया है, कंबाइंड किया गया। दोनों वेव को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो वेव को जब आप कंबाइंड कर रहे हैं तो वेव के कॉम्बिनेशन में जो नया वेव जनरेट होगा वो किसका फॉर्मेशन करेगा, बीट्स का। लेकिन दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। लाइक मैंने लिखा फर्स्ट वेव y1 इज इक्वल टू a1 साइन 2 पाई n1t और y2 इज इक्वल टू a2 साइन 2 पाई n2t। सॉरी, क्या दिख रहा है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है बट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है वो स्लाइटली डिफरेंट होना चाहिए। स्लाइटली डिफरेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने लिखा है N1 और N2, तो हमारा सेट ऑफ माइंड क्या होगा, दोनों डिफरेंट होना चाहिए। तो डिफरेंट तो क्या भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, न तो बहुत कम हो न बहुत ज्यादा, इतना दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए कि हम लोग आइडेंटिफाई कर लें। बोले सर इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई गाना तुम सुन रहे होगे, उस गाने में आप देख रहे हो कि सबका फ्रेमिंग एक प्रॉपर पैटर्न में चलता है। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है वो क्या करता है, साउंड का वैक्सिंग और वेनिंग, फ्रीक्वेंसी को प्लस करेगा, फ्रीक्वेंसी को आप देखो ना, कभी भी गिटार प्लेयर है कुछ भी जैसे रहते वो क्या करेगा, एक बार ऐसे प्ले करके देखेगा, फिर उसके बाद सोचेगा, फिर उसके बाद प्ले करके देखेगा, बार बार क्या करता है, ट्राई करके बार बार देखता रहता है कि जब कभी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी मैच करेगा तो अभी तुम्हें पर्टिकुलर सॉन्ग सुनाई देगा। कहीं पे देखना वो टाइटनिंग करता है। और गिटार का रूल पढ़ा कि नहीं आपने, टी प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, कैसे पढ़ा, n प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। मतलब समझ में आ रहा है। तो बार बार क्या कर रहा है, ट्यूनिंग कर रहा है। कोई भी पियानो प्लेयर है, आप देखना पहले क्या करेगा, फिर धीरे से उसको इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, टाइट करेगा, लूज करेगा, जो भी करे, लेकिन फाइनली कर क्या रहा है। अभी गिटार का जो वायर है, गिटार का वायर इतना लंबा है, इतने ही लेंथ में रहता है ना, कि वो लेंथ आगे पीछे होता है, कभी चेंज होता है। उसी के अंदर देखना, उसी को टाइट करेगा, उसी को लूज करेगा, उसी के ऊपर ऐसे ब्लेड चलाएगा ताकि प्रॉपर साउंड प्रोड्यूस हो सके। ये तो बात हो गई एम्पलीट्यूड की। फ्रीक्वेंसी क्यों सिमिलर, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कोई गाना है, अभी सपोज करें एक गाना ले लिया हम लोगों ने, तुझे देखा तो ये जाना सनम, कितने देर में बोला, तुझे देखा तो ये जाना सनम। अब बोलो तुझे देखा तो जाना सनम क्या किया मैंने, गाना वही था, अभी तुम्हारे हिसाब से स्पीड, बट मेरे हिसाब से मैंने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो अब बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ, तो दोनों गाने एक होने के बावजूद भी दोनों में तुमको क्या हो गया,
डिफरेंसेस जनरेट होते हुए दिख गए, राइट? तो क्या बोला मैंने? डिफरेंस है, इट्स ओके, बट डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्यों? अभी मैं एक वर्ड बोला, सुनो, एक वर्ड बोला, दूसरा भी वैसे ही बोल रहा हूं, तीसरा भी वैसे ही बोल रहा हूं, अरे तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। मैं अलग अलग वर्ड बोलने के लिए, अभी जैसे मैं गुस्सा हो रहा हूं तो वॉइस का फ्रीक्वेंसी कुछ और होगा, मैं सब सेंटेंस गुस्सा वाला भी उसी फ्रीक्वेंसी में, प्यार वाला भी उसी फ्रीक्वेंसी में, सब कुछ एक ही फ्रीक्वेंसी में बोलूं तो कुछ देर बाद यहाँ पे 99% बच्चे सो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जब मैं बात सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं कर सकता हूं तो म्यूजिक कैसे बनेगा? कुछ थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, करेक्ट? मतलब समझ में आ गया? न डिफरेंस बहुत ज्यादा, न डिफरेंस बहुत कम। आप देखो, इनको मिला रहा हूं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y a साइड 2 पाई n1t a साइड 2 पाई n2t, करेक्ट? अब देखिए, a कॉमन है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, राइट? अब देखिए, ये किसका रोल प्ले करेगा और ये, तो क्या हो जाएगा? a 2a साइन 2 पाई कॉमन है, ऐसा लिख सकता हूं। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक है, ये ले लिया मैंने, ये ले लिया, तो क्या हो जाएगा? ये क्या मिल गया? एक नया वेव, एक नया जो दो साउंड वेव को मिल करके बना, जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट, ठीक है? लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ बिट्स, फॉर्मेशन ऑफ बिट्स, फॉर्मेशन ऑफ बिट्स, alternating beats, alternating waxing, alternating waxing and waning waxing and waning of sound wave
is termed as formation of bits. पैराग्राफ चेंज बताऊंगा। ठीक है, पैराग्राफ चेंज। लेट टू wave of amplitude A बोर्ड पे लिखा ना स्मॉल ए, एम्पलीट्यूड A एंड नियरली सेम फ्रीक्वेंसी। नियरली सेम को अंडरलाइन करो, एग्जाम में इस वर्ड को भूल गए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये वर्ड नहीं लिखते हो तो सेंस समझ में आया कि नहीं आया? क्या डिफरेंस आएगा? डिफरेंस ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हुआ तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, और बहुत ज्यादा हुआ तो समझ में नहीं आएगा। दोनों अलग अलग चीजें हो जाएंगी। नियरली सेम आर सुपर इम्पोज with each other अब बोर्ड पे जो लिखा है सब कॉपी करो। ए अपन ने बाहर निकाला ना बेटा, ऐसे 2 रहेगा। एक चीज नोटिस कीजिए, जैसे वहां पर हम लोगों ने अज्यूम किया था वैसे यहाँ पर अज्यूम किया। देखो नोड और एंटी नोड याद आ रहा है? वहां पर भी हम लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा। अभी यहाँ पर भी मैक्सिमा मिनिमा लेंगे, क्योंकि यही आपका नेचर डिसाइड करेगा इस वेव का, जो रिजल्टिंग वेव है। तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, उसको बेटा बोलते हैं हम लोग वैक्सिंग। क्या बोलते हैं? वैक्सिंग। मतलब एम्पलीट्यूड का राइज करना। अगर आप लोग अच्छे से जानते होंगे कहीं पर, तो आप देखना कि जब कभी वायर वगैरह जैसे गिटार का होता है, या तो उस वायर को चेंज कर देगा, या उसके ऊपर देखना एक लेयर चढ़ाते। जैसे क्या होता है आपका, ये पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग के धागे के ऊपर क्या है? लगाया जाता है ना। तो वैसे क्या होता है कि वायर अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए, तो एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, पूरे पूरे वायर पे क्या होता है कि लेयर चढ़ाई जाती है। ठीक है, या तो वायर अगर मोटा हो तो उसके ऊपर एमरी पेपर मार कर क्या किया जाता है? यूनिफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एम्पलीट्यूड राइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब एम्पलीट्यूड राइज कर रहे हैं, मतलब मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम। कॉस के टेबल में मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। अब अगर ये वैल्यू 1 हो गया, देखो ये वैल्यू 1 हो गया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 2a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to plus minus 2a। ये कैंसिल हो गया। सर जब उधर से 2a हट जाएगा तो यहाँ पे भी हट जाएगा। नहीं, वहां नहीं, यहाँ तो इसलिए हटा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास
एक ए बाहर निकाला था ना, तो ए अंदर कैसे लिख सकते हो। और अभी जो मैं ले रहा हूँ ये इस पूरे को ले रहा हूँ, तो यहां से नहीं हटेगा, ठीक है। अब देखिए cos 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस राइट है, कोई तकलीफ। अब देखिए cos के टेबल में यहां पर देखो 0 पाई 2 पाई ऐसे रख सकते हैं, तो क्या होगा देखो 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इज इक्वल टू ऐसा, और p का वैल्यू सही है। अब देखो ये राइट ना, तो t इज इक्वल टू क्या हुआ बोलो, तो क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी 0 ये क्या हो गया वैक्सिंग का केस, किसका हो गया वैक्सीन का केस। अब वैनिंग का निकाले, वैनिंग में क्या होना चाहिए मिनिमम, लेकिन डिटरमाइन किसी से होगा देखिए इधर क्या लिखा है मिनिमम एम्पलीट्यूड राइट। यस सर। तो देखिए कितना होना चाहिए, अगर ये 0 हो गया हुआ कि नहीं हुआ। अब cos के टेबल में ये कब 0 आता है बताओ, कब 90 फिर बोलो ठीक। सही है कि नहीं 1 3 5 7 सब, इसको क्या लिख सकते हो, लिख सकता हूँ क्या, तो क्या आएगा हो गया, तो t इज इक्वल टू एक इसका केस हो गया मिनिमम, और वो उसको क्या बोलते हैं वैक्सिंग, इसको अब आगे देखिए। अब यहां पर देखो t का वैल्यू क्या बोला मैंने, इधर पहले कितना रख रहा है, ये कहां से चालू हुआ देखो ये, अगर ये 1 से चालू होगा तो 0 से, समझा। अगर यहाँ 0 और यहाँ 0 मत लिखना, क्यों, एक ही जगह पे मैक्सिमम मिनिमम कैसे ऑब्टेन होगा, या तो पहले हो एक ही जगह पे दोनों पॉसिबल, कॉपी कर
ये जो फॉर्मेशन ऑफ बीट्स है उसका बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे जितने भी सॉन्ग उनके क्लासिफिकेशन सारे बीट्स पे डिपेंड करते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा क्लासिकल, ठीक है, हिप हॉप, मेलोडी, ठीक है। ये जो सारी चीजें जो आपने सुन रखी है, नहीं हंसने की बात नहीं, आप ध्यान से सुन के देखो। क्लासिकल का जब आप कभी म्यूजिक सुनोगे उसका अलग रहता है, ठीक है। जब मैं आपको मेलोडी की बात कर रहा हूँ तो मेलोडी का मतलब होता है अंताक्षरी टाइप ऑफ सॉन्ग, जिसमें दो या दो से अधिक सॉन्ग क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। सर मैं ये जो हम लोग हिप हॉप वगैरह की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें आप देखना कोई भी जो है सॉन्ग ऐसा जो गजल टाइप का उस पे नहीं होता है, क्यों होगा? तो अलग अलग क्यों 90s ही थोड़ी होता है, अभी 2000 में नहीं है क्या ऐसे सॉन्ग्स? बेस 3 के सॉन्ग देख लो, ठीक है। फिर तो वो सारे सॉन्ग्स में ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं क्लासिकल की बात कर रहा हूँ तो क्लासिकल मतलब, ठीक है। बहुत सारे न्यू मूवीज, अभी तो नया चीज इवेंट हो रहा है, नई मूवी में अगर आप देखोगे, एक भी मूवी में आपने कविता सुना है? उस मूवी में एक पोएट का पोयम गाया है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? एक कवि है, लेडीज कवि है, नाम बोल रहा हूँ मैं उसका, सोनाक्षी सिन्हा ने एज अ सॉन्ग उस कविता को पूरा बोला। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर बात कर रहे हैं क्लासिकल तो मतलब 1857 की बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या है? बीट्स। अपने को 1857 और फिल्मों से मतलब नहीं है, अपने को मतलब है कि जो हम लोग बीट्स की बात कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन कहाँ है, राइट। नेक्स्ट, आप लोगों के लिए बात छोटी है लेकिन इसका एक अलग से स्टडी का ब्रांच है फिजिक्स में, ओनली ऑन दिस टॉपिक। और अभी आने वाले टाइम में जब इसका थोड़ा और डेवलपमेंट हो जाएगा तो आप सुनोगे इसका इंजीनियरिंग का एक ब्रांच निकल गया। जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पहले पढ़ते थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियर के अलग अलग पार्ट हो गए। मेट्रोलॉजी का इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल, ऑटोमोबाइल, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, समझ में आ रहा है? मतलब ये सब किसके थे? मैकेनिकल के अलग अलग पार्ट हो गए ना। तो वैसे ही जो अभी हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं, वैसे ही इसके इंजीनियरिंग का भी एक अलग पार्ट निकल जाएगा। अभी क्या है, अलग अलग इंजीनियरिंग ब्रांच में इनके सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं और उसका नाम है अकॉस्टिक। It is the branch of science or especially physics in which we are dealing with the sound and their effect. साउंड और उसके इफेक्ट के बारे में जिसमें स्टडी किया जाता है वो कहलाता है अकॉस्टिक। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ बीट्स। सोनार सिस्टम सुना होगा आपने, क्या होता है? साउंड रेंजिंग सिस्टम है। ये शिप वगैरह में डेप्थ मेजर करने के लिए, या आगे कहीं ऐसे प्लेस पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे सब जगह वाटर है लेकिन आगे आइसबर्ग है कि क्या है, क्योंकि हमारे जो हम लोगों ने सी देखा है एक्चुअल वो सी नहीं है, जिसको हमने देखा उसको बीच कहते हैं। समझ में? आप अंदर देखेंगे तो इतना ज्यादा डेप्थ है,
उसमें इतने बड़े बड़े फिश है कि अगर जो हमारे जो बोट जिसको हम लोग देखते उससे टकराया जाए तो उसके टुकड़े हो गए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आइसबर्ग्स और ये सारी चीजें हो सकती है। डॉक्टर आपका हार्ट बीट चेक करता है, क्या करता है? लास्ट वर्ड क्या है? तो मैं म्यूजिक की बात कर रहा हूं तो जरूरी नहीं कि बीट्स का मतलब सिर्फ वही है। जो हार्ट बीट है दैट इज ऑल्सो अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, वहां पर भी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है। देखो इधर हार्ट कैसा आता है? कंप्रेस, समझ में आया? तो वहां पर भी रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन होता है। जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज करता है दैट इज बेस्ड ऑन दिस ओनली। प्रेग्नेंट लेडी या किसी अनडैमेज इंस्ट्रूमेंट का टेस्टिंग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोनोग्राफी। सोनोग्राफी का फर्स्ट वर्ड क्या है? सोनो। सोनो इज फॉर द सोनार, सोनारस प्रॉपर्टी, इट इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ बीट्स। समझ में आ रहा है? तो एप्लीकेशन ऑफ बीट्स सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे ऐसे बीमारी है जिसको आप बीट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल जो बीमारियां हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, आप लोगों ने यूट्यूब पे सुना होगा स्ट्रेस रिलीफ म्यूजिक। आप उसको 10 मिनट सुन के देखो आपको रियल में वर्क करता है कि नहीं, आप चेक कर लो। जबकि उसने क्या किया? आपके ब्रेन का मसाज किया। अगर आप ये किसी से हाथ पैर दबाते हो तो क्या होता है? दिख रहा है ये कंप्रेस हो रहा है। दबना मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेव कैसे ट्रैवल करता है? कंप्रेस और आया, आपका जो भी ब्रेन के अंदर जो सिग्नल जा रहा है वो क्या किया? कंप्रेस किया, फिर बाहर आ गया, फिर कंप्रेस किया, तो क्या हो रहा है? ठीक है, वन काइंड ऑफ थेरेपी। समझ में आ रहा है? तो दीज आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है डिफाइन अकॉस्टिक। क्या आता है? डिफाइन अकॉस्टिक। तो सिंगल सा डेफिनेशन है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस और फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड एंड देयर इफेक्ट और द कॉज। यस, कॉज और इफेक्ट यू कैन से। चलिए 11th में भी पढ़ा है, वापस फिर से डिस्कस करते हैं। साउंड की क्वालिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन से? कौन बताएगा? चलिए कोई बात नहीं, फालतू बातें आप लोगों को याद रखने की आदत में नहीं है। पिच, ठीक है, लाउडनेस, टिम्बर। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो बैट लेके घूमते रहते हैं, क्रिकेट खेले चाहे नहीं खेले, ठीक है। हाँ चलो आज से खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी। शॉर्ट पिच गेम और हाई पिच गेम दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे अच्छा कौन खेलता है? चल तू ही बता। इन्होंने तेरे को फंसाया, अब तू इनको फंसा। आदित्य खड़े जाओ। चलो आप बताओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ तुम। देखो ऐसा तो है नहीं कि फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ रहा हो जो टेंशन में आ रहे हो। हाई पिच, ठीक है, और जो शॉर्ट पिच होता है, दोनों गेंद में क्या डिफरेंस है? शॉर्ट पे सर पीछे आता था, कौन सा टाइप होता है, और हाई पे सर थोड़ा आगे रहता है स्लॉट में। ये और कहाँ पे? स्लॉट में रहता है। यस हाई पिच। यस सर। शायद मेरा नॉलेज थोड़ा कम है। वही सर आगे, वही slot में सर आगे। आगे स्लॉट ऐसा बोला था।
ये वर्ड प्रॉपर है, बैठो। वही बोला हाई पिच मतलब स्टंप के बहुत पास या डायरेक्ट स्टंप पे, मतलब पूरा पिच को कवर करता हुआ, मतलब फुल टॉस नहीं, फुल टॉस बॉल कभी भी स्टंप तक नहीं जाती माय डियर, स्टंप के पीछे जा रही होती है, याद रखना हमेशा। यस, कहीं भी जाए कहीं भी जाए, मैं पिच की बात कर रहा हूँ, मतलब बॉलर का जहां बॉल करने से लाइन बना और जिस जगह पे गिरने के पहले तक या उसके गिरने के उसके बाद बॉल काउंट नहीं होता है। मैक्सिमम जहां तक बॉल क्या कर सकता है, बॉलर फेंक सकता है। वो बॉल बेटा जो होता है बाउंसर नहीं होता है, वो बॉल डायरेक्ट स्टंप पे पड़ता है, ठीक है, या तो स्टंप पे पड़ेगा या हमारे पैर पे पड़ेगा, बॉडी का मूवमेंट नहीं हो पाता है, समझ में? उस बॉल का स्ट्रेंथ क्या होता है सबसे ज्यादा, राइट और रॉन्ग? पिच टू पिच जो बॉल होता है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है कि नहीं? आपने बहुत बार देखे होंगे कि बैट्समैन उसको टच करने से पहले गिर जाता है, ठीक है, और 85% उसकी एक्यूरेसी है कि सामने वाला उस बॉल को या तो रोकता है या तो छोड़ता है, समझ में? और प्लीज आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट की लैंग्वेज में ही बोले कि परफेक्ट यॉर्कर उसको कहते हैं जिसमें बैट्समैन टच ही ना करे, समझ में? सोच से बिल्कुल, मतलब इनडायरेक्ट बोलूं इस सारे कहानी का एक सेंटेंस, हाईएस्ट इंपैक्ट वाला बॉल, करेक्ट? तो वैसे ही जो फीमेल वॉइस होती है वो हाई पिच है, फीमेल वॉइस हाई पिच होती है। नहीं, हंसने की बात नहीं, आपके डेली लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं आपको। मम्मी कभी कोई बात अगर आपको बताने लगती है तो 3 से 4 मिनट में ऐसा लगता है कि तू मेरे को मार ले, चलेगा, प्लीज बोल मत। क्यों? हमारा ब्रेन फ्री रहना चाहता है, राइट और नॉट? इसको एक्सपीरियंस करना चाहो तो आंख कभी बंद कर दो, 2 मिनट जगे हुए में आप देखना बॉडी कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। आप आंख बंद करो, हल्का सा भी कुछ गिर गया ना तो भी बॉडी बोलेगा देख ले क्या गिरा है। आंख बंद करो, जगे हुए में आप 2 मिनट नहीं टिक पाओगे। मतलब ब्रेन हमेशा क्या चाहता है, फ्री रहना, कुछ ना कुछ सोचते रहना, और कंटिन्यूअस 4 मिनट तक यॉर्कर लेंथ की गेंद अगर उस पर गिरेगी तो क्या हो, पैर टूट जाएगा ना। तो ऐसे सिर दुखने लगता है, क्या होता है, सिर दुखने लगता है, बोले तू मार चलेगा लेकिन बोल मत। तो फीमेल वॉइस, ठीक है, नहीं ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वहीं तक रहते हैं हम लोग। नहीं, आप लोगों का मालूम है मुझे, कहीं भी हाई पिच की वॉइस कान में पड़ती है, दोस्त को लेके जा रहे हैं, दोस्त को बोलते भाई बैठ लो, उसको छोड़ के आता हूँ। इतना इम्पैक्ट होता है हाई पिच का, ठीक है। चलिए, वो समझता है, आप सब समझदार हैं, उतना हम डिस्कस ना करें, ठीक है। तो जो शॉर्ट पिच होता है, आप देख रहा शॉर्ट पिच गेंद सिर से ऊपर निकल जाएगा, कभी विकेट कीपर नहीं लाया तो बाउंड्री के पास पहुंच जाएगा। तो मेल का जो वॉइस होता है वो हाई पिच शॉर्ट पिच होता है। क्या होता है? शॉर्ट पिच, मतलब उसका इम्पैक्ट। इसलिए पापा कभी कोई बात बोलते तो हम लोग 2 सेकंड में भूल जाते हैं, इसलिए पापा को अपने बात के साथ साथ कुछ और देना पड़ता है ताकि उसका इम्पैक्ट बना रहे। और मम्मी को इसकी जरूरत नहीं पड़ती, उसके वर्ड में ही इतना दम है कि 4 मिनट में सामने वाले का विकेट गिर जाए, ठीक है। तो पिच इट मींस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, एंड शॉर्ट पिच
क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड अलग। जैसे अगर मैं किसी का नाम लेता हूं, जैसे मैंने बोला आदित्य, अब अगले बार भी मैं आदित्य बोलूं, लेकिन आदित्य बोला मतलब कि फ्रीक्वेंसी वही है। फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो आदित्य नहीं रहेगा, कुछ और वर्ड बोलूंगा, वर्ड। तो मतलब यह है कि वहां पर फ्रीक्वेंसी सेम रहा, राइट? तो ऐसे साउंड को कहा जाता है लाउड। ओनली द डिफरेंस ऑफ लाउडनेस, जिसको हम बोलते हैं जोर से बोलना। बोल तो हम लोग वही रहते हैं, बातें वही करनी है, लेकिन अब आता है टिम्बर और क्वालिटी। टिम्बर और क्वालिटी का मतलब होता है एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, टाइम पीरियड सेम, सब कुछ सेम। ये सिर्फ डिपेंड करता है लिसनर पे। किस पे डिपेंड करता है? मतलब जो गाना मैं गाऊं वही गाना दूसरा कोई गाए, तभी दोनों को कंपेयर कर पाओगे। क्या कंपेयर कर पाओगे? कौन अच्छा? दोनों तो एक ही गाना गा रहे। तो ये किसके ऊपर डिपेंड किया? लिसनर के ऊपर। क्योंकि दोनों अलग अलग गाने गाएंगे तो सामने वाला एक्सक्यूज दे देगा, वो तो ये सिंपल वाला गाना गाया था। तो क्या होना चाहिए? सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड, सब कुछ सेम, लेकिन लिसनर पे उसका इफेक्ट अलग अलग होता है। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? लास्ट में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए हैं। उन इंस्ट्रूमेंट का नाम सिर्फ आपको पढ़ना है, एमसीक्यू में काम आएगा, अदरवाइज चैप्टर ओवर। एक बार देख लीजिए। अच्छा नहीं, एक चीज और छूट गया, डॉपलर्स इफेक्ट। याद है किसी को डॉपलर इफेक्ट क्या है? किसी को आइडिया है डॉपलर्स इफेक्ट? मैं क्या बोल देखिए, अभी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े रहो, ट्रेन उधर से आ रही है हॉर्न ब्लो करते हुए, आपको साउंड सुनाई दिया, उसको ध्यान में रखो कैसा सुनाई दिया। अब आपके पास से आकर के जा रही है, फिर उसका आवाज सुनते रहो, तो आप देखोगे दोनों केसेस में साउंड आपको डिफरेंट डिफरेंट सुनाई देगा। जबकि देखा जाए तो ऑब्जर्वर तुम ही हो, उसी ट्रेन का वॉइस सुन रहे हो, जो ट्रेन पहले तुम्हारी तरफ आ रही थी और तुम्हारी तरफ से दूर जा रही। मतलब सिर्फ डिफरेंस क्या हुआ? आ रहा था तो वेलोसिटी प्लस हो रहा था, जा रहे तो माइनस हो रहा है। मतलब ये कि वेलोसिटी चेंज होने से फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड चेंज हो रहा है। ऐसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। डेफिनेशन क्या है? द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी with the relative velocity of the source and the observer। एक ऐसे भी हो सकता है, जैसे दोनों आ रहे हो पास पास, दोनों जा रहे हो, एक खड़ा है एक आ रहा है, अब वो खड़ा है जा रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं,
ऑल द पॉसिबिलिटीज, बट हर एक केस में क्या चेंज करना है, वेलोसिटी चेंज करना है, और वेलोसिटी चेंज करने से क्या होगा, ठीक है। जब कभी यहां पे बात करें तो लॉन्जिट्यूडनल वेव में लॉन्जिट्यूडनल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और ट्रांसवर्स वेव में